नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस घटना चक्र की सीरीज में। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से बार बार क्वेश्चन हर एक साल में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में। मनी एंड बैंकिंग, इसे अभी आप लोग देखिएगा वीडियो में आगे कि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक नहीं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कितना महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है। तो और अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और टेस्ट अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर सॉल्व करिए। और घटना चक्र के सीरीज में इसमें सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाए जाते हैं, तो सामने लगाया भी गया है, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा नोट्स। इसमें मुद्रा यानी मनी, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करे, ये एक परिभाषा भी है। मुद्रा में निम्न विशेषताएं होती हैं। मुद्रा सर्व स्वीकार्य होती है, मुद्रा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, मुद्रा एक रूप एवं विभाजनीय होती है। इसके कार्य, तो मुद्रा के कार्यों के दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और गौड़। प्राथमिक होता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, और गौड़ में होता है भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। फिर होता है मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी। तो मुद्रा की मांग सामान्यतः तौर पर 3 कार्यों की जाती है, कार्यों हेतु की जाती है, जैसे लेन देन यानी ट्रांजैक्शन, सातत्यता उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सट्टा उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक अवसरों के लाभ कमाने हेतु। फिर होता है मुद्रा की पूर्ति, क्या होती है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम विधि निधि प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS बोल सकते हैं इसको, अपनाई जाती है। इसके तहत न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की निधि रखकर भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकता है। इस 200 करोड़ की निधि में 115 करोड़ रुपए स्वर्ण में रखने होते हैं यानी सोना, और जब 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों में, इस प्रकार 200 करोड़। भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापकों के आधार पर मापा जाता है, यानी M1 में प्रचलन में करेंसी, C से है, और प्लस मांग जमा यानी डिपॉजिट, और फिर अन्य जमा यानी कि अदर डिपॉजिट। फिर M2 में है कि ये M1 को मिलाकर और प्लस डक खाने की जमाएं, ये होता है M2। M3 होता है M1 और प्लस सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट को, और उसके बाद फिर होता है M4। तो M4 मतलब ये M3 का पूरा मिलाकर M3 और प्लस डाक खाने की जमाएं पूरा M4 हो जाएंगे। तो इन मुद्राओं के तरलता क्रम M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4 है, और फिर बड़े में है M4 है, फिर M3 है, फिर M2 है, फिर M1 है। नोट, M3 को बृहद मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापक मंच है। तो ये भी सही है, यानी दोनों, ये 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है डिपॉजिट सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, तो ये गलत है। देखिए IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार ऑप्शन बी होगा 1 और 2। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका है, खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा तथा वन स्टॉप एक्सेस प्रदान करने के लिए 12 नवंबर 2021 को RBI द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष यानी कि रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य RDG यानी रिटेल डायरेक्ट गिट खाता धारकों को RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने में सक्षम बनाने के लिए मूल्य उदाहरण प्रदान करके सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना है, इसलिए कथन 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अंतिम उधारदाता यानी लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसमें पहला कथन है, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के
समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, तो देखिए ये सही है। दूसरा वाला बजटी घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। देखिए ये आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड, तो ये सही है। इसमें है कि पूछा है कि उपयुक्त में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है, तो देखिए विदेशी परिवर्तनीय बांड को सम्मिलित करना है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश को भी सम्मिलित करना है। वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां को भी सम्मिलित करना है। अनिवासी विदेशी जमा, तो देखिए जो यहाँ के नागरिक नहीं है उसके विदेशी जमा को नहीं करना है यहाँ पर, तो 1, 2, 3 रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है, तो देखिए ये सही है, सही कर रहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन है, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया, तो देखिए ये गलत है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है, तो देखिए ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये भी आईएएस प्री 2021 क्वेश्चन है, देखिए बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता करके किसके द्वारा की जाती है, मतलब किसके द्वारा कर रहा है वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो यह किया जाता है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है, तो यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, सही है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, ये भी सही है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, तो देखिए वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, तो ये तो है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, यही नहीं करेगा, सीमांत को बढ़ाएगा नहीं। बैंक दर को घटाना, रेपो दर को घटाना, ये कर सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, तो इस केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्रसारवादी मौद्रिक नीति तब है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। परिणात्मक उपकरण मुद्रा पूर्ति की मात्रा को सीआरआर अथवा बैंक दर यानी एसएलआर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन करके करते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति के समय एसएलआर को बढ़ा देता है जिससे बैंक साख सृजन कम कर सके। इसी तरह मंदी के समय एसएलआर को घटा देता है जिसमें बैंक अधिक साख सृजन कर सके। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी एमएसएफ के तहत बैंक अंतर बैंक तरलता की कमी पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। यदि बैंक एमएसएफ दर बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा। अतः यह प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करता। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए बैंक दर अब रेपो रेट को कमी की जाती है। अतः यह प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करते हैं। इन सभी कथनों को मिलाकर कहना यह है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मुद्रा स्फीति बढ़ रही है तो रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग लोन वगैरह कम ले, ब्याज ज्यादा रहेगा तो लोन कम लिया जाता है। और जैसे ही रेपो रेट कम किया जाता है तो लोन ब्याज कम हो जाता है, बैंक कम ब्याज पर लोन देने लगती है तो लोग ज्यादा लोन ले लेते हैं और मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। तो रेपो रेट का बस यही है सीधा सा। अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, तो ये सही है, अल्पकालीन होती है। इसमें फिर अगला है
जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, तो ये भी सही है। शीघ्र अवधि द्वारा कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, तो देखिए ये नहीं है, ये होता है, तो देखिए इसमें दूसरा वाला गलत है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम की निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, तो ये गलत है। और बाकी तीसरा वाला शीघ्र द्रव्य अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि वित्त है, तो ये सही है। फिर चौथा आता है शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है, तो देखिए इसमें जो है कोई ब्याज भुगतान नहीं होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इस प्रकार 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो देखिए ये है भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो यह लागू हुआ 2005। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, तो ये करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो, याद रखिएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो करते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी इंटर क्रेडिटर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों यानी स्टेट्स एसेट का जो सह-संघ उधारी यानी कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए IAS प्री 2019 क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है, तो देखिए इसमें है भारत के IT सेक्टर की विदेशी मुद्रा अर्जन का, तो है, और सरकारी व्यय को बढ़ने का, तो ये नहीं है। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, तो ये है जिसे भारत से बाहर से जो भेजते हैं धन लोग उनका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 2019 फिर पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मुद्रा संकट से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक की अपने विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर देश की मुद्रा की नियत विनिमय दर को बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह हो। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश गंभीर रूप से भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP घाटे का सामना कर रहा हो तथा वह अपने आयात एवं ऋण शोधन का वित्तीयन अपने अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से न कर पा रहा हो। ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर रखने में असफल रहता है और मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है। भारत के संदर्भ में देश के IT सेक्टर द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन विदेश में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने तथा तदनुसार मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके विपरीत सरकारी व्यय के बढ़ने से यदि रुपए की आपूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में रुपए का मूल्य गिरने से मुद्रा संकट का जोखिम और बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, इसमें नहीं बताना है। तो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन ये कर सकते हैं। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी ठीक है। एक प्रसरणशील बैंक मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, तो यही गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये भी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में RBI के हाल के निवेश जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है भुगतान प्रणाली दाताओं यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करते हैं कि, तो अब कथन है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए, तो सही है। वे यह सुनिश्चित करेंगे
कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें, तो ये गलत है। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यानी सीएजी के समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तो ये भी गलत है। यानी इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी निर्देश भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहित किए जाएं। इन आंकड़ों में मैसेज भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन देन संबंधी विवरण यानी संग्रह की गई या लाई गई संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिए। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली प्रदाता प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट SAR प्रस्तुत करेंगे। यह लेखा परीक्षा यानी सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। इस प्रकार कथन 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये ROA क्वेश्चन है 2016 का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ARR यानी कथन व कारण है। तो कथन देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, क्योंकि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो देखिए इस प्रकार ये दोनों कथन सही है और AR दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो ये है उपरोक्त में से कोई नहीं, उससे अधिक है, यानी कि नचिकेत मोर समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति, नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो इसका पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। इसी क्रम में 8 नवंबर 2016 को के लिए जो नोटबंदी हुआ था, उसके निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सरकार नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह है मसाला बांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक विस्तृत बेरोजगारी दर थी। तो देखिए 2016 के हिसाब से है, तो यह 5.6 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा निर्धारण किसने किया था? तो यह किया था प्रोफेसर C रंगराजन समिति ने। 2016 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो यह है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सहायता करता है। तो ये सही है। NPCI ने एक कार्ड भुगतान की स्कीम रुपे प्रारंभ की है। तो दोनों सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है 23 फरवरी 2018 को। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? तो लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण पूर्ति करना सही है। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण पूर्ति करना, ये भी ठीक है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। इस प्रकार 1 और 2 ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी विषय पर प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमें आपके विचारों से बहुत खुशी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इसे देख सकें। आप हमारे वीडियो को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट पर हमें गर्व है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगेन थैंक्स।